नमस्कार, मैं हूं मनोज कुमार और आप देख रहे हैं हाल समाचार। हाल समाचार में आज इंटरनल सिक्योरिटी से जुड़ा हुआ एक महत्वपूर्ण मुद्दे पर हम बात करेंगे। ये है नक्सलवाद। द पॉलिटिकल पावर ग्रोज आउट ऑफ द बैरल ऑफ अ गन। माओ जेदंग का ये कथन, जिसका स्पष्ट अर्थ है कि राजनीतिक सत्ता बंदूक की दुनाली से होकर आती है। यानी कि माओ सत्ता को पाने के लिए हिंसक विचारों पर, हिंसक तरीकों पर यकीन करते थे और माओ के इन्हीं विचारों का देश और दुनिया पर गहरा असर था। भारत भी माओ के इन विचारों से अछूता नहीं रहा है। दरअसल बात 1967 की है। हमारे देश में पश्चिम बंगाल राज्य के दार्जिलिंग जिले में नक्सलवाड़ी ग्राम से इसकी शुरुआत होती है। 1967 में साम्यवादी पार्टी के नेता थे चारू मजूमदार और उनके सहयोगी कानू सन्याल इत्यादि। इन लोगों ने अपनी कुछ सामान्य मांगों को लेकर, जो दरअसल उस समय ज़मीन से जुड़ी हुई थी, उनका सीधा सा ये मानना था कि जो हमारी ज़मीन है और जो हम श्रमिक लोग हैं, किसान लोग हैं, हमारी ज़मीन पर हमारा ही हक होना चाहिए। किसी बाहरी ज़मींदार को या फिर जो पूंजीपति वर्ग है उनके हाथों में हमारी ज़मीन, हमारे जंगल, हमारे संसाधन नहीं जाने चाहिए। 1967 में शुरू हुआ ये आंदोलन धीरे धीरे अपनी जड़ें पश्चिम बंगाल से फैलाते हुए आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, बिहार, झारखंड, महाराष्ट्र सहित बहुत से राज्यों में जो है ये अपनी जड़ें फैलाता है। 2019 के अगर एक आंकड़े पर गौर करें तो 2019 तक तकरीबन 11 राज्यों के 90 ज़िलों में ये पूरा रेड कॉरिडोर बना हुआ था। रेड कॉरिडोर मतलब जहाँ पर ये नक्सलवाद वाला एरिया है या नक्सल प्रभावित जो एरिया है उसको रेड कॉरिडोर बोला जाता है। अभी हाल फिलहाल में ये काफ़ी हद तक 2023 की जो ताज़ा हालात हैं, अभी काफ़ी हद तक ये सिमट चुका है, लेकिन अभी भी इसका खतरा बरकरार है। इस समय जो सबसे ज़्यादा प्रभावित राज्य हैं वो हैं झारखंड, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़ और बिहार। इन राज्यों में आज भी काफ़ी हद तक नक्सलवादी गतिविधियां आए दिन होते रहती हैं। हम छोटी मोटी झड़प सुनते रहते हैं। इसके अलावा कई बार बीच बीच में बड़ी वारदातों को भी ये लोग अंजाम दे देते हैं। दरअसल इन क्षेत्रों तक जो आदिवासी लोग हैं इनको समुचित शिक्षा, पानी, बिजली या इत्यादि सुविधाएं हैं वो आसानी से नहीं मिल पाती और इन सब अभावों के बीच में जो वहाँ के इस तरह की आतंकी गतिविधियों को अंजाम देने वाले लोग होते हैं, जो नक्सलवादी नेता होते हैं, उनके द्वारा इस पूरे जो है अभाव का फ़ायदा उठाया जाता है और वहाँ पर पैरेलल गवर्नमेंट, पैरेलल कोर्ट, इस तरह की चीज़ें चलाई जाती हैं और वहाँ के जो लोकल्स होते हैं, जो स्थानीय लोग होते हैं, उनकी मजबूरी होती है क्योंकि सरकार उन तक उतनी आसानी से नहीं पहुँच जाती। जबकि वहाँ के जो लोग होते हैं, जो नक्सली होते हैं, उनका आए दिन उनसे सामना होता रहता है। तो ऐसे में नक्सलियों का उन पर अधिक प्रभाव देखने को मिलता है। कम्युनिस्ट पार्टी बाद में कम्युनिस्ट पार्टी मुख्य दल न होकर कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सिज्म एंड लेनिनिज्म में बदलती है और बाद में 1971-72 में जब चारू मजूमदार, जो कि इसके महत्वपूर्ण और इसके सूत्रधार थे, उनकी जब मृत्यु हो जाती है तो उसके बाद इसकी कई तरह की विंग बन जाती हैं। ये अलग अलग विंग में बढ़ जाता है। सब ज़्यादातर इनमें जो संगठन होते हैं वो हिंसा पर आधारित होते हैं। ये है कि किसी के उद्देश्यों में थोड़ा बहुत अंतर होता है, लेकिन मूल रूप से सबकी मांग कुल मिलाकर एक जैसी होती है और ये अलग अलग तरह के धड़ों में, विचारधाराओं में थोड़ा बहुत असमानताओं की वजह से बढ़ते जाते हैं। कई बार इनमें विलय भी होता है और फिर दोबारा से ये लोग कई बार अलग अलग धड़ों में बढ़ते भी जाते हैं। बीच बीच में शासन प्रशासन की तरफ से भी इनकी गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए कई तरह के ऑपरेशन किए जाते हैं। जैसे एक 1971-72 के आसपास एक बहुत बड़ा ऑपरेशन किया गया था, स्टीपेल चेस अभियान। इसमें तकरीबन 20,000 के आसपास जो है नक्सलवादी मारे गए थे। इसके बाद ऑपरेशन ग्रीन हंट चलाया जाता है। इसमें भी जो वहाँ की CRPF है, स्टेट पुलिस है, मिलकर आपस में जो है एक जॉइंट ऑपरेशन चलाते हैं। इसमें भी काफ़ी हद तक इन्हें सफलता मिलती है। इसके बाद फिर ऑपरेशन प्रहार चलाया जाता है और इस तरह के तमाम ऑपरेशन बीच बीच में चलाए जाते रहते हैं। इनकी गतिविधियों पर अंकुश भी लगता है काफ़ी हद तक, लेकिन फिर दोबारा से ये लोग पनपने लगते हैं। दरअसल जो नक्सली होते हैं वो भर्ती करने के लिए बेरोजगार युवाओं को, खासतौर पर जो स्टूडेंट होते हैं, जो अभावों से जूझ रहे होते हैं, उनको टारगेट करते हैं क्योंकि उन्हें आसानी से प्रभावित किया जा सकता है। वो अभाव में जी रहे होते हैं तो ऐसे में वो जल्दी से इनकी बातों में, इनकी चपेट में आ भी जाते हैं। दरअसल ये इसके अलावा एक दूसरा तरीका ये अपनाते हैं कि ये जैसे किसी क्रांतिकारी या कोई ऐसा व्यक्ति जिस
जिसका वहाँ पे बहुत अधिक प्रभाव हो, उसका बहुत ज़्यादा महिमा मंडन करते हैं, उसके विचारों को बार बार बढ़ा चढ़ाकर इनको बताया जाता है। इससे वो लोग जो है बहुत ज़्यादा मोटिवेट होते हैं और इनको ज्वाइन कर लेते हैं। इसके अलावा इनके पास वित्तीयन के भी अपने तरीके हैं। ये जो वहाँ पर सार्वजनिक और निजी क्षेत्र की कंपनियां काम करती हैं, उनसे उनके प्रॉफिट का कुछ सर्टेन परसेंटेज अपना ले लेते हैं, 3%, 5%, 7%। कंपनियां भी नानुकर नहीं करती क्योंकि उनको वहाँ पर काम करना होता है, तो ऐसे में वो उनको कुछ बहुत परसेंटेज देकर टाल देते हैं या अपना पल्ला झाड़ लेते हैं। इस तरह से उन्हें काफ़ी सपोर्ट मिल जाता है। इसके अलावा जो नक्सली हैं, उनका जो सबसे ज़्यादा फोकस रहता है वो रहता है ड्रग्स सप्लाई करने पर, यानी कि नशे के कारोबार से 40 से 50% का जो उनका वित्तीयन है वो हो जाता है। तो इस तरह से वो अपने पूरे सिस्टम को जिंदा रखते हैं। 2005 में रमन सरकार में मंत्री रहे महेंद्र कर्मा, इन्होंने एक नई तरह की पहल शुरू की। ये सलमा जुडूम इसको नाम दिया गया। एक तरह से इसका अर्थ शांति का कारवां भी होता है। इस सलमा जुडूम में जो है वहाँ के जो लोकल्स होते थे, जो स्थानीय लोग होते थे, उनको भर्ती किया जाता था। हालांकि सरकार की तरफ से कुछ थोड़ा बहुत उनको सैलरी के तौर पर भी दिया जाता था, लेकिन जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय होते हैं उनसे कुछ कम उनकी सैलरी रहती थी। मान लीजिए कोई स्पेशल पुलिस ऑफिसर बना दिया, उसको 3,000 रुपये सरकारी जो है तनख्वाह वगैरह दे दी, और उसके अलावा उसके जो परिवार वाले हैं उनके लिए सरकारी कैंप बना दिए। इसमें क्या होता था कि वो जो स्थानीय लोग होते थे उनके पास सटीक सूचनाएं होती थी उन नक्सलियों की, तो ऐसे में सरकार के लिए जो है उनका ऑपरेशन करने में या उनसे निपटने में काफ़ी आसानी होती थी, और सरकार की तरफ से बहुत से लोगों की तरफ से इसको समर्थन भी मिल रहा था। एक तरह से ये बीजेपी और कांग्रेस की जॉइंट स्ट्रेटजी थी, जिसमें काफ़ी हद तक इसके ज़रिए उन्हें सफलता भी मिली। लेकिन बाद में नक्सलियों के द्वारा उनके जो गवर्नमेंट कैंप में परिवार वालों को ठहराया जाता था, जो सलमा जुडूम में भर्ती लोग थे, जितने भी अधिकारी या जो भी सिपाही थे, उनके जो फैमिली वाले थे उनको नुकसान पहुंचाया जाता था, उन्हें मारा जाता था, और काफ़ी लोग इसमें जो है डर सहम से गए। बाद में धीरे धीरे जो मानवाधिकार कार्यकर्ता थे उन्होंने भी इस बात पर विरोध किया कि कहीं न कहीं ये एक तरह से स्थानीय युवाओं के हाथ में बंदूकें दी जा रही हैं, उनका भविष्य बर्बाद किया जा रहा है, उन्हें उन्हीं के लोगों के खिलाफ लड़ाया जा रहा है। दरअसल सलमा जुडूम में शामिल बहुत से लोगों ने भी अपनी जो व्यक्तिगत रंजिशें होती थी उनको निकालना शुरू कर दिया। दरअसल इनको तैयार किया गया था कि ये नक्सलियों के खिलाफ लड़ें, लेकिन मान लीजिए किसी आदमी के अपने गाँव में ही किसी से थोड़ा बहुत ना नुकर रहे, किसी बात को लेकर विवाद हो गया और उस पर तान दी बंदूक, तो इस तरह की बहुत सी घटनाएं सलमा जुडूम के अंदर देखी जाने लगी। बाद में मामला कोर्ट तक भी चला गया। 2011 के आसपास जो है सुप्रीम कोर्ट ने इसको अवैधानिक घोषित करते हुए इसको बंद करवा दिया। तो समय समय पर सरकार, शासन प्रशासन और स्थानीय लोगों की तरफ से भी नक्सलवादी गतिविधियों को ख़त्म करने के लिए, बंद करने के लिए तमाम तरह की जो है कोशिशें की गई। कुछ राज्यों ने अपनी सरेंडर पॉलिसी भी बनाई। ये सरेंडर पॉलिसी इस तरह की होती थी कि मान लीजिए कोई नक्सली है, वो सरेंडर कर रहा है, तो उसको कुछ प्रोत्साहन राशि या कुछ जो है रोजगार मुहैया कराते थे। इससे भी बहुत से लोग प्रभावित होते थे और काफ़ी लोग सरेंडर भी कर देते थे, जिन्हें लगता था कि वो गलत जगह आ गए हैं, गलत जगह फंस चुके हैं। इसी तरह से 2017 में केंद्र सरकार ने एक समाधान पहल शुरू की। ये समाधान पहल दरअसल अंग्रेजी के 8 अक्षरों से मिलकर बनी है। इसमें हर अक्षर का एक अपना अलग अर्थ है, जैसे S फॉर स्मार्ट लीडरशिप, और A फॉर एग्रेसिव स्ट्रेटजी, M फॉर मोटिवेशन एंड ट्रेनिंग, A फॉर एक्शनेबल इंटेलिजेंस, D फॉर डैशबोर्ड बेस्ड की परफॉर्मेंस, और इसके अलावा H फॉर हार्नेसिंग टेक्नोलॉजी, A फॉर एक्शन एजेंडा फॉर ईच थ्रेट, और इसके अलावा जो है N फॉर नो एक्सेस ऑफ फाइनेंसिंग। तो इस तरह से बीच बीच में अगर इनके इस तरह के वित्तीयन के स्रोतों को रोका जाए और काफ़ी लोगों को, जो खासतौर पर युवा वर्ग या बेरोजगार लोग इनकी ओर आकर्षित होते हैं, उनको पहले से स्किल किया जाए, उनको किसी तरह से जो है रोजगार वहाँ पर उनकी योग्यता के अनुसार दिए जाएं, तो कहीं न कहीं इस तरह की गतिविधियों पर अंकुश लगाया जा सकता है। इसके साथ साथ केंद्र सरकार को या वहाँ की राज्य सरकारों को इन बातों पर भी विशेष तौर से ध्यान देने की ज़रूरत है कि उन राज्यों में, खास तौर से जहाँ पर ये आदिवासी लोग रहते हैं, जिनको आसानी से प्रभावित किया जा सकता है, वहाँ पर आधुनिक सुख सुविधाएँ और उनके प्राकृतिक संसाधनों
का जो जिस तरह से विदोहन किया जाता है, उनके हक को मारा जाता है, इस पर अंकुश लगाया जाए। और इसके लिए केंद्र सरकार ने कई बार प्रोग्राम भी बनाए हैं और आदिवासियों और जनजातियों के अधिकारों को संरक्षित करने के लिए कानून भी बनाए गए हैं, संविधान में भी प्रावधान है। लेकिन इन सब के बावजूद कड़ाई से इनका पालन नहीं हो पाता और जो है उच्च वर्ग के लोगों द्वारा या जमींदारों द्वारा या जो वहाँ पर कंपनी लगाते हैं, जो खनिज वनिज के जरिए जो है अपनी आमदनी बढ़ाते हैं, उनके द्वारा कहीं न कहीं इनका एक तरह से केवल और केवल शोषण किया जाता है। तो उससे भी बचे जाने की ज़रूरत है। हालांकि अभी CSR के जरिए, जो कि कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसके जरिए भी काफ़ी हद तक इस तरह के क्षेत्रों में काम किया जा रहा है। फिर भी हमें आदिवासियों के हकों को दिलाने के लिए, उनके भविष्य को सुरक्षित बनाने के लिए कहीं न कहीं उनमें एक विश्वास उत्पन्न करने की आवश्यकता है। और इसके लिए केंद्र सरकार और राज्य सरकार के द्वारा जो नीतियाँ बनाई जाती हैं, वो केवल ऊपर ऊपर न बने, बल्कि उनका ज़मीन पर बहुत बेहतर तरीके से क्रियान्वयन हो। स्थानीय लोगों को जो है इसमें शामिल किया जाए और उनको इन्वॉल्व करते हुए एक तरह से सभी जो नीतियां हैं उनका बेहतर सोशल ऑडिट हो, उनका असेसमेंट हो बेहतर तरीके से कि वो कितनी रिजल्ट ओरिएंटेड हैं, उनका किस हद तक उन पर प्रभाव हो रहा है। और इस तरह से कहीं न कहीं रेड कॉरिडोर का दायरा धीरे धीरे और अधिक सिमट सकता है। इसी तरह के अन्य वीडियो देखने के लिए और हमें सपोर्ट करने के लिए प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।